तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है पाषाण काल। और पाषाण काल में हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि पाषाण काल एक्चुअल में है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो पाषाण काल का पहला पॉइंट है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण कालीन सभ्यता इसी के अंतर्गत आती है। अर्थात दोस्तों, अगर आपके पास कोई रिटन प्रूफ नहीं है, तो जिस काल में ऐसा है कि उसका रिटन प्रूफ आपके पास नहीं हो, तो वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और जो पाषाण काल है वो इसी के अंतर्गत आता है, पाषाण कालीन सभ्यता। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता, जिसमें आहाड़, जोरवे आदि इसी के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं ऐसे काल की जिनमें लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन उनको पढ़ना इतना आसान नहीं है, उनका वे अपठ्य और दुर्बोध है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। तो पहले 3 पॉइंट से हमें यह पता चलता है कि जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते वो होता है प्रागैतिहासिक काल। जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते तो है लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सकते, उनको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और जिसमें लिखित विवरण मिल रहे हैं और जिन्हें हम समझ भी पा रहे हैं उनको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग ये ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। यह है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आप पाषाण काल को 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। आप देख सकते हैं पाषाण को 3 में विभाजित किया, और जो उसका पहला प्रकार था पूरा पाषाण काल, उसको भी 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है। तो पहला है पूरा पाषाण काल, जिसमें करोड़ उपकरण आपको मिलते हैं, जैसे हस्त कुठार हो गया, खंडक हो गया, विदारिणी हो गया। दूसरा है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल, जिसमें फलक उपकरण आपको प्राप्त होते हैं। और तीसरा है आपका उच्च पूरा पाषाण काल, तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण, जिसमें आपको प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, जो पाकिस्तान में है आज के समय, से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहां से प्राप्त हुए? तो पंजाब की सोहन नदी घाटी से, जो आज कहां है, वो आज है पाकिस्तान में। अगला कॉन्सेप्ट है आपका, सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अत्तिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। अब ध्यान से देखिएगा, जो हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण कहां से प्राप्त हुए? ये मद्रास के समीप बदमदुरे और अत्तिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। और इस संस्कृति के अन्य भी उपकरण हैं, जैसे क्लीवर हो गया, स्क्रैपर आदि हो गए। इसके बाद भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, जिसको आप इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के नाम से जानते हैं, के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अत्तिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। तो इस नाम को थोड़ा दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इससे प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। किसने किए सोहन घाटी में अनुसंधान? वो किए कैम्ब्रिज अभियान दल ने। किसके नेतृत्व में किया था? डी टेरा के नेतृत्व में किया था। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व
पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। कितने स्थल? 44 पूरा स्थल प्राप्त किए हैं। और किसने यहाँ पर अनुसंधान किया था? बेलन घाटी में किसने अनुसंधान किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा जी के निर्देशन में यह अनुसंधान किया गया। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके बाद है फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मध्य पूरा पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है? फलक संस्कृति है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्ट्ज, क्यों? UARTZ, इससे इस प्रकार के जो पत्थर होते हैं उनसे इन उपकरणों का क्या होता है? निर्माण, क्वार्ट्जाइट। इसके बाद है पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। आपको बता दें, जो पूरा पाषाण कालीन का जो मानव था वो प्राकृतिक था, ठीक है ना। पूरा पाषाण कालीन की बात कर रहे हैं हम। वे शिकार पर निर्भर करते थे, मांस और कंदमूल आदि में खाते थे। अग्नि के प्रयोग वे नहीं जानते थे, अग्नि की अब तक खोज नहीं हो पाई थी, इसलिए कच्चा मांस ही खाते थे। इस युग का मानव शिकारी हुआ करता था और खाद्य संग्राहक, वे जो खाने खा उसका संग्रहण करते थे, खाने का संग्रहण करते थे, और उन्हें पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। चलते हैं आगे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 1868 ईस्वी में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। तो विंध्य क्षेत्र से जो शैल चित्र थे, इनको रॉक पेंटिंग, जैसे जो पत्थरों पे जो पेंटिंग की जाती है, वो किसने खोज निकाला था? आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने। और ये कौन से काल की जानकारी देते हैं? मध्य पाषाण काल की जानकारी देते हैं। कब इन्होंने खोज निकाला? 1867 से 1868 के बीच में इन्होंने खोज निकाला। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण और पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। तो मध्य पाषाण काल में जो छोटे छोटे पत्थरों से छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। तो मध्य पाषाण काल से ही आपका मानव अस्थि पंजर प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है आपका, और यहां से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहां से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। तो 14 मानव कंकाल कहां मिले हैं? गुजरात के लंगनाज में। और लंगनाज है कहां? गुजरात में है। और क्या क्या मिला है? और यहाँ पे पशुओं की हड्डियां मिली है, कब्रिस्तान मिला है, और कुछ मिट्टी के बर्तन भी यहां पर देखने को मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा, जो आज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। जो जानवरों की हड्डी और सींग से क्या बनाते थे? उपकरण बनाते थे। और इसके बाद है GR शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। तो जो GR शर्मा जी है, उन्होंने जो महदहा में 3 क्षेत्र माने हैं उन्होंने। पहला जो क्षेत्र है वो है झील क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र है वो है बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र, और जो तीसरा है वो है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। तो बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। तो हमने बताया ना कि जो महदहा से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, वे कहां से? वे बूचड़ खाना क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि पुरातत्व विमर्श किसने लिखी? तो डॉक्टर जय नारायण पांडे ने लिखी है। ये में महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। तो इनकी जो पुस्तक है उसमें ये बात साफ साफ लिखी गई है कि महदहा में
सराय नाहर राय में और दमदमा, तीनों जगह से हमें हड्डी के उपकरण मिले और हड्डी के ही आभूषण मिले हैं। इसके बाद बात करते हैं दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। मतलब जो 5 शवाधान युग्म शवाधान है, मतलब जो जोड़े में दफनाए गए हैं, 2-2 के जोड़े में दफनाए गए हैं, और एक जो शवाधान है उसमें आपको 3 मानव कंकाल एक साथ देखने को मिल जाते हैं, एक साथ दफनाए गए हैं, और जो शेष शवाधान है उसमें एक कंकाल मिला है। तो कुल मिला के 48 मानव कंकाल कहां मिले हैं? दमदमा में मिले हैं, दमदमा में मिले हैं। अगला है सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित कब्रें छिछली और अंडाकार थी। कहाँ मिली है ये सराय नाहर राय से मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश शत विशत अवस्था में है। तो ये कहाँ मिले हैं? लेखिया में मिले हैं। तो आपने एक तो दमदमा नाम याद रखना, आपको एक सराय नाहर याद रखना है, एक लेखिया आपको याद रखना है कि यहां पर मानव कंकाल मिले हैं। कितने कितने मिले, संख्या आपको बता चुका हूं। इसके बाद अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। तो 27 कहां मिली है? ये लेखिया में मिली है। और किसके अनुसार? कौन कह रहा है ऐसा कह रहा है अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास कह रहे हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ कब से हुआ? मध्य पाषाण काल से हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो आज होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है तथा बागोर जो आज भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए भारत में? आदमगढ़ से और बागोर से। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं के संग्रहण कर पेट भरते थे। तो मध्य पाषाण काल के मानव क्या क्या करते थे? शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और खाद्य वस्तुओं का संग्रहण मतलब उन्हें इकट्ठा करते थे, एकत्रित करते थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल की जो शैल चित्रकला है उसका सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ है? भीमबेटका। मान के चलिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये लिख के रख लो। एक तो मेहरगढ़, एक भीमबेटका और एक बुर्जहोम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों के तीनों। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। यूनेस्को ने जो भीमबेटका के शैल चित्र है उनको विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। खाद्यान्नों का उत्पादन की बात कर रहे हैं, वो कभी शुरू हुआ था? नवपाषाण काल में वो शुरू हुआ था। इसके बाद इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। तो क्वेश्चन बन जाता है गेहूं की कृषि कब प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल के प्रारंभ में। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरादेव है। ध्यान दीजिएगा, लहुरादेव। यह बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आया है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। ये स्थित है यहां पर।
अभी अभी जो नवीनतम खोज हुई है उसके अनुसार जो सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो प्रदेश है, जो जगह है, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कौन सा? लहुरा देव है। ये कहां पड़ता है? संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। इससे पहले क्या था? ये तो अभी खोज के कारण पता चला है। इससे पहले यहां से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस नवीनतम खोज के पूर्व यानी इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो आज यहां से 700 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला जो स्थल है वो है कोल्डी हवा। यह इलाहाबाद जिले के बेसन नदी के तट पर स्थित है और यहां 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी की साक्ष्य मिले हैं, यह माना जाता था। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी अपडेट हुआ है। सबसे पहले हमारे क्या मानते थे कि जो सबसे पुराना साक्ष्य माना जाता था वो माना जाता था आपका कोल्डी हवा में, कि जो पहले जो आपका कृषि साक्ष्य मिला था वो कोल्डी हवा में मिला था, जिसमें 6500 ईसा पूर्व के करीब चावल का जो साक्ष्य मिले हैं, चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। उससे थोड़ा सा बाद में फिर मिला थे हमें प्राचीनतम साक्ष्य, वो मिले थे हमें मेहरगढ़ में, जो 700 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। लेकिन उनसे भी पुराना अभी मिला है हाल ही में, वो मिला है आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिले हैं। यहां से चावल के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे अपडेट जरूर हो जाइएगा आप लोग। पुरानी किताबों में जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा चेंज जरूर कर लेना। चीन के यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व चावल उगाया गया। मक्का का जो लगभग जो 6000 ईस्वी पूर्व वाला साक्ष्य है वो कहां पाया गया? मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, सोरघम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा कब उगाया गया? सबसे पहले मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। ये ध्यान देने वाला इंपॉर्टेंट है काफी। मेहरगढ़ से जो है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। बात करें मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखिएगा, जो मानव कंकाल उसके साथ एक कुत्ते का कंकाल भी हमें मिला है। कहां पे मिला है? बुर्जहोम। और बुर्जहोम कहां है? जम्मू कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेहरगढ़, बुर्जहोम, भीमभेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन पर। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहां के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांग बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहां से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से हड्डी के बने अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। तो क्वेश्चन बन सकता है जो चिरांग से साक्ष्य मिलते हैं वहां के जो उपकरण है किससे निर्मित है? वे हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। कहां से की गई? दक्षिण भारत से की गई। नवपाषाण कालीन पुरास्थल में राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि राख के टीले आपको कहां से प्राप्त होते हैं? ये कर्नाटक में मैसूर है और मैसूर के पास वेल्लारी जनपद है, जिला है, और वहां पर एक संगनकल्लू नामक स्थान है, वहां से आपको राख के टीले मिल जाते हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिलते हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष है। ये राख के टीले बने कैसे हैं? ये बने हैं जो पशुपालक समुदाय है उनके मौसमी जो शिविर होते थे उनके अवशेष, जले हुए अवशेष वहां पर है, तो वे राख के टीलों में परिवर्तित हो गए। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण
उपलब्धि है। तो आग का उपयोग सबसे पहले कब किया गया? नवपाषाण काल में किया गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ, तो धातु में सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ, यह बात ध्यान रखना हमेशा। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा, इस कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति, कैल्कोलिथिक कल्चर्स, ये यहां पर कल्चर है, कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहले धातु में तांबे का उपयोग किया गया, कुछ समय बाद पत्थर और तांबे का एक साथ साथ इनका उपयोग करके उपकरण बनाना शुरू कर दिया गया, इसलिए इसे ताम्र पाषाणी, ताम्र मतलब तांबा, पाषाणी मतलब पत्थर की संस्कृति का नाम दिया गया। या कैल्कोलिथिक कल्चर भी इसको कहा जाता है। और ताम्र पाषाणी का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरा स्थलों की खुदाई हुई है। यह है अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना, गिलुंद। ये पुरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम तामवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। तो घरों को चार दीवारी से कहां घेरा गया है? गिलुंद, बालाथल, ओजियाना। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति जो 2100 से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है, अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृद भांड मिले हैं, बने हैं, वहीं यहां पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृद भांड परंपरा विशिष्ट रही है। तो इसमें क्या लग रहा? इसमें सिर्फ एक सफेद रंग की चित्रकारी और कर दी गई है। कहां पर कर दी गई है? अहाड़, अहाड़ जो संस्कृति है वहां पर। पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नवदा टोली है बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। ये इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन एच.डी. सांकालिया ने कराया था। यहां से मिट्टी, बांस एवं फूस की बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृद भांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। ध्यान रखना, जो यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। कैसे मिले हैं? चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृद भांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति का लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए कौन सी संस्कृति जानी जाती है? मालवा संस्कृति जानी जाती है। मध्य प्रदेश के कायथा एवं एरण की तथा पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। तो कौन कौन सी बस्तियां किलाबंद है? एक तो आपकी मध्य प्रदेश की कायथा और एरण की, और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है अहमदनगर जिले के जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नाश्का, ये सभी पूरा स्थल जोवे संस्कृति जो 1400 से 700 ईसा पूर्व में मानी जाती है के है। अब तक ज्ञात 200 जोवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। नेवासा जो एक जोरवे संस्कृति स्थल है, से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना कि नेवासा से क्या प्राप्त हुआ है?
प्रशासन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। एक बात और, जो जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान क्या है? टोटीदार पात्र, ये जो बर्तन होते थे वो टोटीदार बर्तन वहां पर मिले हैं। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति जो मानी जाती है कि नेवासा, दैमामाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पूरा स्थलों में मृतकों को अर्थी कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण, ये ध्यान रखना आपको, उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये दिशा कभी कभी पूछ ली जाती है तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा जोरवे संस्कृति में। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। तो ये मकान, कच्ची मिट्टी के जो मकान है, गोलाकार गड्ढों वाले मकान है जो, वे कहाँ मिले हैं? वे इनाम गांव में मिले हैं। पश्चात की अवस्था, जिसे आप 1300 से 1000 ईसा पूर्व में मानते हैं, में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है जिसमें 4 कमरे आयताकार है और 1 वृत्ताकार। इनाम गांव में 130 से अधिक घर, देखो एनसीईआरटी जो बुक है वो मानती है कि 100 से अधिक घर, लेकिन एक्चुअल में ये है 130 से जो अधिक घर है और अनेक कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है, पहले बता चुका हूं, जो इनाम गांव की जो बस्तियां है वे है किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। यहां से अन्नागार भी मिला है। अन्नागार कहां से मिला है? इनाम गांव से अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के पांडु, राजर, डीबी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहां खुदाई हुई वे है बिहार के सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहर। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तश्तरिया और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। कौन कौन बनाते थे? बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्टराइट, जो अभी बताया था मैंने, क्रिस्टल जैसे अन्य पत्थरों के मनके एवं गुटकियां भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली है। तो ये अब कहाँ की बात कर रहे हैं? ये हम दक्षिणी पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोगों की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कपासन और सेमल की रुई के बने धागे मिले हैं। कहाँ मिले हैं? ये महाराष्ट्र में मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? इनाम गांव। इनाम गांव बहुत ज़्यादा चल रहा है ये, तो इसके क्वेश्चन कुछ ऐड किए गए हैं, इसके फैक्ट भी ऐड किए काफ़ी। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्ति का यह सूचित करती है कि वृषभ, जिसको आप सांड कहते हैं, धार्मिक पंथ का प्रतीक है। तो धार्मिक पंथ का प्रतीक कहां माना जाता था? ये मालवा और राजस्थान में। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबों के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। तो ये कहाँ पे है? यह है पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में। कुछ बच्चों के गलों में तो तांबे के मनकों का हार है और कुछ को केवल बर्तन के साथ दफनाया गया है।
महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण, ये दिशा ध्यान रखना आप लोग, महाराष्ट्र में जो मृतक होते हैं ना उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता है, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। दूसरा, पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान एक्सीडेंटल बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान फ्रैक्शनल बरियर चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर है। ये पत्थर नहीं है, ये पत्थर है, पत्थर बहुत पतली सी चीज होती है। कायता के एक घर के तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग के कुल्हाड़ियां पाई गई है। इस स्थान से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। कहां पे? कायथा की बात चल रही है। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सिंकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो गणेश्वर स्थल है वो कहां है? वो है राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी में जो सीकर झुंझुनू क्षेत्र है, वहां पर गणेश्वर स्थल मिलता है। इसके बाद दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पीकलीहल, संगलन कल्लू, मस्तकी, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। मानो कि वहां पर लोग कृषि से ज्यादा जो चरवाहा जो सिस्टम था उसको ज्यादा महत्ता देते थे। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था 1861 में। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम जी को। और जो आखिरी फैक्ट है वो है 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया था। तो यहां पर यह बात बहुत ही ध्यान देने के लिए है कि 1871 में जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उस विभाग को गठित किया गया था। 1901 में जो लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में गठित कर दिया गया, बना दिया गया। और इसका प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया? जॉन मार्शल जी को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। और फिर 1902 में जो जॉन मार्शल जी थे उन्होंने इसका कार्यभार ग्रहण किया था। तो पाषाण काल के लगभग 99 to 100% आपके फैक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट सार था वो यही था। चलिए अब शुरू करते हैं एक धमाकेदार क्विज जो प्रीवियस ईयर पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और वे पेपर जो फ्यूचर में होने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उनका समावेश कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्विज जिसका एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे। देखते हैं आप इनका कितनी जल्दी उत्तर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगोल वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। तो यहां पर आपका सही उत्तर है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। जी हां, ये दोनों ही थे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने, लुब्बाक ने, टेलर ने या फिर चार्ल्ड ने। आपका सही उत्तर है यहां पर थॉमसन ने। जी हां दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उत्तरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। यहां पर आपका उत्तर हो जाता है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है लंगनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़ या चोपनी मांडो। यहां पर सही उत्तर है आपका आदमगढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। यहां पे आपके 2 उत्तर हो जाते हैं। पहला
महदहा से और दूसरा सराय नाहर राय से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये हड्डी वाला ही जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन की सेंस बदल दी गई, उत्तर वही रहेंगे। सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखहिया से या चौपनी मांडो से। तो सही उत्तर यहां पर है सराय नाहर राय से और महदहा से। चलते अगले प्रश्न की तरफ। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से या लंगनाज से। सही उत्तर यहां पे हो जाता है दमदमा से। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। सही उत्तर यहां पर हो जाएगा नवपाषाण काल में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? ए नीलगिरी पहाड़ियां, बी शिवालिक पहाड़ियां, सी नलमाला पहाड़ियां या डी नर्मदा घाटी। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? ए गंगा नदी, बी यमुना घाटी, सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती घाटी या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है नर्मदा घाटी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? बहुत ही आसान सवाल। गेहूं, चावल, जौ या बाजरा। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है जौ। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए कोल्डी हवा में, बी लहुरा देव से, सी मेहरगढ़ से या डी टोकवा से। सही उत्तर यहां पर हो जाता है लहुरा देव से। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डी हवा से या मेहरगढ़ से। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न यहां पर है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? सेम क्वेश्चन, बस सेंस थोड़ी चेंज हो चुकी है। ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़ या डी मुंडीगाक। तो सही उत्तर है आपका मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ए मुंडीगाक, बी मेहरगढ़, सी दम्ब सादत, डी बालाकोट या ई अमरी। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है मेहरगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अंजीरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है मेहरगढ़ से। तो आप देख सकते हैं मेहरगढ़ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने सारे क्वेश्चन यहां पर मेहरगढ़ से मिल रहे हैं। इसी प्रकार आगे भी आप देखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए धोलावीरा, बी किली गुल मोहम्मद, सी कालीबंगा या डी मेहरगढ़। तो सही उत्तर यहां पर मेहरगढ़ हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ए औदे, बी बोरी, सी बागोर या डी लखनिया। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है बागोर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ए पूरा पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्र पाषाण युग या डी लोह युग। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है ताम्र पाषाण युग। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर यहां पर बताना है आपको। आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी
या कालीबंगा? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है मेहरगढ़। अगला प्रश्न है आपका, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ए के.डी. वाजपेयी ने, बी वी.एस. वांकंकड़ ने, सी एच.डी. सांकलिया ने, या डी मार्टिमर व्हीलर ने? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है एच.डी. सांकलिया ने। अगला प्रश्न यहां पर है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, या डी मध्य प्रदेश? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिर के रूप में, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए बुदिहाल, बी संगनकल्लू, सी कोल्डिहवा, या डी ब्रह्मगिरी? तो सही उत्तर यहां पर है संगनकल्लू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, या डी सोन नदी का उपागम स्थल? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है गुफाओं के शैलचित्र। चलते अगले प्रश्न की तरफ। वो है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन में हमने केवल दो ही ऑप्शन दिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी चित्रकला का जिक्र आए प्रागैतिहासिक, तो भीमबेटका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, भीमबेटका और जैसे पहले मेहरगढ़ आया था, इन दोनों से रिलेटेड सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक बन जाते हैं। तो उत्तर है इसका भीमबेटका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है? ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी सिंगरौली, या डी अब्दुल्लागंज रायसेन? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है आपका अब्दुल्लागंज रायसेन। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए घगरिया, बी भीमबेटका, सी लेखाइया, या डी आदमगढ़? तो चित्र की बात फिर से यहां पर आ रही है, तो सही उत्तर जाता है हमारा भीमबेटका। अगला प्रश्न हमारा यहां पर है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ए माधव स्वरूप वत्स, बी एच.डी. सांकलिया, सी वी.एस. वाकंकर, या डी वी.एन. मिश्रा? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है वी.एस. वाकंकर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। भीमबेटका को किसने खोजा था? ए डॉक्टर एच.डी. सांकलिया, बी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, सी डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर, या डी डॉक्टर राजबली पांडे? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर। अगला प्रश्न है हमारा, ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, या डी पश्चिम से पूर्व की ओर? तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। चलते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस स्थल को मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद, या डी मास्की? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है बुर्जहोम। तो मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, भीमबेटका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसी प्रकार बुर्जहोम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो सही उत्तर यहां पे हो जाएगा बुर्जहोम। चलते गए प्रश्न की ओर। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, कोलहिड़वा से, ब्रह्मगिरी से, या संगनकल्लू से? सही उत्तर यहां पर हो जाता है बुर्जहोम से। चलते अगले प्रश्न की तरफ। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो यहां पर मोरहना पहाड़ है, घगरिया, भगहीखोर, या लेखिया? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है लेखिया। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्य है? ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, या डी मानव संसाधन विकास? तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है संस्कृति। चलते हैं अगले
प्रश्न की तरफ। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो सही उत्तर यहां पर हो जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। चलते अगले प्रश्न की तरफ जो है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई। तो सही उत्तर आपका भोपाल।